नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत और मैं हूं ब्रिजेश मिश्र। राजनीति में कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो चुनावी खिलाड़ी हैं, लेकिन कुछ लोग शतरंज के खिलाड़ी होते हैं जिन्हें राजनीति का कौटिल्य तक कहा जाता है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्हें पट्टी का अघोषित राजा और राजनीति का कौटिल्य कहा जाता है। मौजूद है पूर्व कैबिनेट मंत्री और कई बार के विधायक रहे आदरणीय राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह जी। सबसे पहले तो आपका ग्लोबल भारत न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप सबको हमारा नमस्ते और होली की सबको बधाई। सर, शुरुआत आपके राजनीतिक सफर से ही करते हैं। 1983 में आपने ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा, उसके बाद उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में आपकी धमक लगातार बरकरार रही। इसके पीछे क्या राज है? मैं मानता हूं किसी भी व्यक्ति के सामाजिक जीवन की शुरुआत एक पारिवारिक पृष्ठभूमि के रास्ते तय होती है। मेरे पूज्य पिताजी इस नगर में रहते थे और उनके सामाजिक रिश्ते बड़े मजबूत थे, जिनकी जनसेवा को देखकर बचपन से ही मेरे मन में समाज सेवा का भाव मन में आता रहा। उसी के दृष्टिगत मैं इसे यही मानता हूं कि वो टर्निंग पॉइंट था हमारे जीवन का। मैं तो प्रयाग विश्वविद्यालय से पढ़ के आया था और पढ़ के आने के बाद मेरे पूज्य पिताजी का व्यवसाय था। उस व्यवसाय में वो स्वयं देखते थे और मेरे बड़े भैया पूज्य श्री प्रताप बहादुर सिंह जी पिताजी को सहयोग करते थे और कुछ दिनों के बाद वही हमारे सभी व्यवसाय के वो मालिक थे और उन्हीं के नेतृत्व में वो व्यवसाय चलता रहा। जब मैं प्रयाग विश्वविद्यालय से 1977 में पढ़ के आया तो पिताजी की आज्ञा हुई कि हम भैया के कामकाज में उनका सहयोग करें। और मैं 77 में यूनिवर्सिटी से लौटने के बाद फिर पिताजी की आज्ञा के क्रम में अपने बड़े भैया की आज्ञा का पालन करता रहा और जहां उनका आदेश होता था उसमें सहयोग करता रहा। और 1983 में मुझे कोई नहीं जानता था राजनीतिक क्षेत्र में। मेरे पिताजी का बड़ा यश था और मंगरौरा ब्लॉक में जब मेरा मन हुआ ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में उतरने का, तो जब मैंने उसका प्रारंभ किया तो जहां मैं जाता था अपने पिताजी का नाम लेता था कि मैं उनका पुत्र हूं। उनके प्रति इतना आदर था उस क्षेत्र में कि सब ने हाथों हाथ हमें लिया और जब हमने नामांकन किया तो मंगरौरा विकास क्षेत्र के जो हमारे सम्मानित मतदाता थे, देवतुल्य मतदाता थे, उन्होंने हमें सहयोग किया। और उस समय राजनीतिक क्षेत्र में हमारे परिवार के ही मुखिया थे प्रोफेसर वासुदेव सिंह जी, जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे, विधानसभा के अध्यक्ष रहे और वर्षों वर्षों तक उत्तर प्रदेश सरकार में वो कैबिनेट मंत्री रहे। उनके कुशल मार्गदर्शन में हम जनपद के सभी विकास खंडों के जो प्रत्याशी थे उनके मुकाबले अधिकतम मतों से हम विजयी हुए और जिसका सारा श्रेय हमारे पिताजी के यश को जाता है। और हमारे अगुआ प्रोफेसर वासुदेव सिंह जी दुनिया में नहीं है, मेरे पूज्य पिताजी भी नहीं है। उन दोनों के प्रति उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सारा श्रेय उन दोनों महान विभूतियों के चरणों में हम प्रस्तुत करते हैं, उन्हें देते हैं। सर, ये जो 1983 से लेकर 2017 तक का आपका सफर रहा है, करीब 40 वर्ष, इसे पीछे मुड़कर कैसे देखते हैं और जो आज का राजनीति है उस पर भी थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप कुछ बताएं। 1983 से लेकर 2022 तक था। 17 में आप कैबिनेट मंत्री रहे, 17 में हुए, 22 तक थे। राजनीतिक सफर अच्छा था, मेरे लिए संतोष का सफर था। जनता की सेवा का जो संकल्प था उसे
हम पूरा करते हुए जब देखते थे तो मुझे बड़ा आत्मसंतोष होता था और ये लगता था कि अगर व्यक्ति के मन में किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की लालसा हो, दृढ़ इच्छा हो, तो प्रभु की कृपा और अपने बड़ों का आशीर्वाद और जनसेवा में जिनकी बदौलत हम जनसेवक होते हैं, ऐसे अमूल्य मतदाताओं के आशीर्वाद से हम उसे पूरा कर सकते हैं। हमने पूरा किया। सर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आपने वकालत की पढ़ाई की और इसके बाद क्या वजह रही, क्योंकि जो पुराना पृष्ठभूमि है आपका व्यवसाय है, तो कैसे राजनीति में पदार्पण हुआ आपका? मैंने बताया आपसे कि मैं प्रयाग विश्वविद्यालय से जब पढ़ के 1977 में आया तो अपने भैया, बड़े भैया श्री प्रताप बहादुर सिंह जी के साथ उनकी सेवा करता रहा। जो उनकी आज्ञा होती थी उसका पालन करता रहा। और 1983 में चूंकि मैं वासुदेव सिंह जी के सानिध्य में राजनीतिक क्षेत्र की सेवा को देखता रहा तो मन में एक इच्छा हुई कि प्रोफेसर साहब के आशीर्वाद से अगर अवसर लगेगा तो हम भी जनसेवा में उतरेंगे। राजनीतिक गुरु वासुदेव जी को ही मानते हैं आप? राजनीतिक गुरु नहीं, अपना आदर्श गुरु नहीं, हमारे लिए सब कुछ थे। हमारे बुजुर्ग थे, हमारे बड़े थे और हमारी प्रेरणा के वो स्रोत थे। तो उसको देखा हमने और 1983 में अचानक हमारे मन में ब्लॉक प्रमुख मंगरौरा के पद का चुनाव लड़ने की इच्छा हुई। और जब इच्छा हुई तो हमने प्रयास किया। प्रयास वो करना शुरू किया तो हम उसके प्रत्याशी हुए। हमारे पूज्य चाचा पट्टी के ब्लॉक प्रमुख थे आदरणीय श्री लालमणि सिंह जी, वो भी दुनिया में नहीं है, उनके भी चरणों में हमारे श्रद्धा सुमन है। ब्लॉक प्रमुख के रूप में उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को, उनके कार्य पद्धति को, किस तरह से लोगों को आकर्षित किया जाता है सेवा से, वो सब देखते थे। तो मेरे मन में वो भाव हमेशा कहीं न कहीं बना रहा और मेरे मन को वो कुरेदता रहा कि अगर मुझे अवसर लगा तो हम भी इसी तरह से, इसी मार्ग पे चल के जनता की बेहतर सेवा करने में सफलता अर्जित करेंगे। तो इस दृष्टि से हमने 1983 का चुनाव लड़ा और हम ब्लॉक प्रमुख हुए। सर, आपका परिवार चंदन पैलेस जैसे सिनेमा घरों से जुड़ा रहा। पट्टी के पुराने लोग कहते हैं कि जब सरकारी तंत्र फेल हो जाता था तो इंसाफ के लिए लोग चंदन पैलेस की सीढ़ियां चढ़ते थे। क्या यह आपकी अपनी अदालत चलाने का शौक था या फिर प्रशासन पर अविश्वास? न तो प्रशासन पर अविश्वास था, न अदालत चलाने का शौक था। जनता का जो विश्वास हमारे परिवार के प्रति था उसकी चिंता करते हुए और वह कहीं से दागदार न हो, वह मन में रखते हुए जो भी परेशान आता था उनकी उचित सेवा करके उन्हें संतुष्ट करने का हम प्रयास करते थे और संतुष्ट करके उन्हें उनके घर को वापस करते थे। तो मुझे लगता था कि आर्थिक नहीं, सामाजिक मजदूरी की तिजोरी हमारी उनकी सेवा के बाद भर गई। सर, आप किस्मत के खेल को बहुत गहराई से समझते हैं। क्या आप अंकशास्त्र में विश्वास रखते हैं, ज्योतिष शास्त्र में भी रखते हैं? क्योंकि कुछ लोग हैं अपनी गाड़ियों के नंबर एक ही रखते हैं, कोई काम करने से पहले वो ज्योतिष को भी देखते हैं। तो इस पे क्या कहना है आपका? मेरा इन सब चीजों में बिल्कुल विश्वास नहीं है। अपने माता पिता के चरणों से मिले आशीर्वाद से बड़ा आशीर्वाद मैं अपने जीवन में किसी का नहीं मानता। और अपने माता पिता की आराध्य माँ बेल्हा देवी की कृपा से बड़ी कृपा इस धरती पर मैं किसी का नहीं मानता। तो मेरा जो विश्वास है माँ बेल्हा देवी की कृपा पर है, अपने पूज्य पिताजी, अपनी आराध्य माँ और दुनिया में मेरे बड़े भैया नहीं हैं, इन तीनों के चरणों के स्पर्श से मिले आशीर्वाद को मानता। सर, आपके बेहद ही करीबी हैं बाबा बेलखरनाथ के ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह। उनका नाम एमडी ड्रग्स में आना और उनका जेल जाना जो आपकी राजनीतिक छवि है, जो साफ सुथरी छवि है, उस पर कितना प्रभाव डालेगा और इस पर क्या कहेंगे? देखिए, साथ, सानिध्य, संबंध, इन तीनों के निर्वाह में अगर आप लाभ हानि का ब्यौरा रखने का प्रयास करेंगे तो ये संबंध कभी भी मजबूत नहीं हो सकते। सुशील सिंह जी
नौजवान हैं, अच्छे हैं, नीयत के अच्छे हैं। यहाँ पर डॉक्टर अनिल कुमार जो पुलिस अधीक्षक थे, मुझे नहीं लगता कि उन्हें किसी जाति विशेष से क्यों इतनी नफरत थी। सुशील सिंह जी ने कोई ऐसा काम नहीं किया था जिस पर हमारी पुलिस और हमारे तत्कालीन पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा इस तरह की कार्रवाई की जाती। इंसान से त्रुटियां होती हैं। एक बहुत गरीब ब्राह्मण हमारे औराइन गांव के थे, पांडे जी, उनकी मदद में, चूंकि देवसरा और बिलखरनाथ दोनों ब्लॉक पे उनकी दखल रहती थी, एक सामाजिक सेवक के नाते उनकी मदद करने गए और जिससे पांडे जी का झगड़ा हुआ, तिवारी जी का, वो भी हमारे क्षेत्र के हैं, वो भी हमारे करीबी माने जाते हैं, हमारे कार्यकर्ता। मैं कह रहा हूं कि हमारे कार्यकर्ता, उनका सामाजिक जीवन या उनकी छवि कैसी है, वो उस पर भी हम जब विचार करते हैं तो इस पर विचार करते हैं कि सुशील सिंह जी को समाज सेवक के रूप में किसी की मदद के लिए उसकी प्रार्थना अपने घर पर सुनना तो ठीक था, लेकिन किसी के लिए जाकर रजिस्ट्री कार्यालय में जाकर पंचायत करना मैं कतई उचित नहीं मानता। यही एक उनकी त्रुटि है। बाकी वो एक अच्छे समाज सेवक हैं, अच्छे समाज सेवक थे, और एक समाज सेवक के रूप में जो काम करने गए, वहां पर गोली चली उनसे। गोली लाइसेंसी रिवॉल्वर से चली, और वो शस्त्र जब आदमी स्वीकृत कराता है और जिलाधिकारी के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत करता है तो उसमें पहला बिंदु रहता है कि आत्मरक्षार्थ। वहां जो परिस्थितियां पैदा हुई वो आत्मरक्षार्थ ही थी, और आत्मरक्षार्थ वो परिस्थिति जब पैदा हुई तो उन्होंने गोली चलाई। गोली चलाना कोई अच्छी बात नहीं है। अपरिहार्य परिस्थितियों में जान के भी चलती है और संकट के समय भी आदमी से चलती है। तो मैं समझता हूं कि सुशील सिंह जी के वो क्षण संकट का था, उनके जीवन पर संकट था, उसके रक्षा में उन्होंने गोली चलाई। और वो गोली चलाना मैं मानता हूं कि कहीं भी उनकी दबंगई नहीं थी, उनकी कहीं भी जबरदस्ती नहीं थी, वह समय की आवश्यकता थी। मैं फिर कह रहा हूं कि वह स्थान ठीक नहीं था। लेकिन बार बार यह बयान वादी का आना, चुटहिल का आना कि मैंने पुलिस अधीक्षक से एक दिन पहले प्रार्थना किया था और मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है, और जहां घटना हुई वहां से पट्टी कोतवाली मुश्किल से 50 कदम पर है। अगर वहां की स्थानीय पुलिस ने ध्यान दिया होता और पुलिस अधीक्षक ने एक दिन पहले चुटहिल के प्रार्थना पत्र पर गौर किया होता और उस पर कार्रवाई की होती तो न सुशील सिंह को जाने की जरूरत होती, न सब रजिस्ट्रार ऑफिस में झगड़ा होता, न गोली चलती, न ये सब होता। आपने कहा कि वो एनडीपीएस में वो एमडी की आपूर्ति में 34 ग्राम जो नॉन कमर्शियल अमाउंट है, उस अमाउंट को दिखाकर ये कहना कि साहब तो तस्कर हैं, अंतरराष्ट्रीय तस्कर हैं, मैं समझता हूं कि तत्कालीन पुलिस अधीक्षक को इस तरह का छोटा काम नहीं करना चाहिए था। बड़े सक्षम अधिकारी थे, वो भी इंसान थे, लेकिन पुलिस अधीक्षक के रूप में जो उनके पास कानून की ताकत थी उसका उन्होंने बेजा प्रयोग किया। वो भदोही से प्रतापगढ़ आए थे, विजय मिश्रा जी को उन्होंने देखा था। विजय मिश्रा जी के मुकाबले सुशील सिंह जी पर कार्रवाई, मैं मानता हूं कि कहीं न कहीं उनके दूषित मानसिकता का वो परिचायक है। मैं उनके इस कृत्य की घोर निंदा करता हूं। आपके नजरों में उन्होंने एमडी ड्रग्स नहीं बेचा था, ना तो इसका कारोबार करते हैं। ये जो विवाद गोली कांड को लेकर हुआ था, मैं फिर कह रहा हूं, उन्हें जबरन फंसाया गया। सुशील सिंह को जबरन फंसाया गया। सुशील सिंह ने गोली चलाई, वो गलत था। सुशील सिंह का वहां जाना गलत था। सुशील सिंह ने अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति जितनी सतर्कता रखनी चाहिए थी वो नहीं रख पाए। इसके अलावा कोई गलती नहीं। जिनको चोट लगी, हम उनके प्रति भी मेरे मन में कोई द्वेष नहीं है। वो दोनों ठीक है, और सुशील सिंह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, और बाबा बिलखरनाथ धाम के ब्लॉक प्रमुख हैं। इसलिए पुलिस के कृत्य की मैं निंदा भी करता हूं, और जानबूझकर किसी भले आदमी को अपमानित करने का के उनके प्रयास को भी
मैं दुनिया के सामने इस आरोप के साथ रखता हूं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। सर, योगी सरकार 1.0 में मंत्री रहते हुए आपने अपने ही तहसीलदारों को लुटेरा कहा था, जिसको अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया था। बड़ी किरकिरी हुई थी सरकार की भी, और आप पर भी कई सवाल उठे थे। क्या ये दर्द था जनता का, या फिर आपका अधिकारियों से उस समय मेल जोल नहीं था? नहीं, कोई सवाल हमने नहीं किया। जो बातचीत का सिलसिला पूरा था, आप लोग जिसको चाहें, अब तो एआई आ गया है, जहां चाहें जिसको पोस्ट कर दें, और आपके पास कट और पेस्ट की जो ताकत है, जो आपको सूट करे, जिस पर टीआरपी मिले, जहां चाहे काट दे, जहां चाहे पेस्ट कर दे। तो वो बयान जो दिखाया गया था वो कट पेस्ट की ही गरिमा थी, कि वाहवाही और बहादुरी थी। हमारा न तो मैं मंत्री था जब मैंने कोई आरोप लगाया, न मेरा कोई आरोप था। अगर कहीं कोई बात ऐसी जनता की थी और उसमें कभी कोई चर्चा हुई, तो उसका ये मतलब थोड़ी हुआ कि आरोप हो गया। आपके पास हम बैठे हैं। अब ब्रजेश जी को मैं तब से जानता हूं जब ब्रजेश जी की उम्र बहुत कम थी। तब हम नहीं जानते थे कि ब्रजेश जी बहुत बड़े पत्रकार भी होंगे, प्रतापगढ़ के बहुत टीवी चैनल्स में काम करेंगे, और एक दिन पॉडकास्ट करेंगे तो जिसमें मोती सिंह की परीक्षा भी लेंगे कि, और उनसे प्रश्नों की बौछार से उन्हें घेरने का भी प्रयास करेंगे। तो ये सब सामाजिक रिश्तों में मैं तो मानता हूँ सौभाग्य है। अगर हम आप इस परिवार में न होते तो हम बताने के लिए न बैठते, ना पूछने के लिए यहाँ उपस्थित होते। तो वह उस प्रश्न का आज के इस संदर्भ से कोई मतलब नहीं। सर, मुहावरा चलता है, पट्टी में पत्ता भी मोती सिंह की मर्जी से हिलता है। क्या यह रसूख है, या जनता में पैदा किया गया एक मनोवैज्ञानिक खौफ? मैं तो रसूख मानता हूँ, मेरा घर है वो, और वहाँ का बुजुर्ग के चेहरों पर मेरे पिता का चित्र दिखता है। वहाँ की बुजुर्ग माँ में मेरी माँ दिखती है। वहाँ के उम्र में मुझसे ज्यादा मेरे अग्रज, मेरे बड़े भाई दिखते हैं। कम उम्र में सब मेरे छोटे भाई, और उनसे कम उम्र के लोग मेरे पुत्रवत दिखते हैं, मेरी पुत्री दिखती है। तो पट्टी का हर व्यक्ति मेरी भावनाओं से जुड़ा है, मेरे विश्वास से जुड़ा है। न उन्हें मैं जाति की दृष्टि से देखता हूँ, न उन्हें धर्म की दृष्टि से देखता हूँ। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, वो मेरे शरीर के रोए रोए के विश्वास भी हैं और उससे जुड़े भी हैं। सर, प्रतापगढ़ की राजनीति की बात की जाए तो त्रिमूर्ति हैं, आप, राजा भैया और प्रमोद तिवारी, जो प्रदेश में कई कदौर पदों पर रहे हैं। क्या वजह रही कभी एक मंच पर आकर जो प्रतापगढ़ का विकास होना था वो नहीं हो पाया? ऐसा नहीं है। राजा भैया आयु में तो मुझसे कम है, लेकिन जो सामाजिक संबंध हमारे उनके बीच के हैं बड़ी मधुर है। उनकी जो राजनैतिक सोच है, या राजनैतिक जो दृष्टि है, या जो उनका राजनैतिक सिद्धांत है, उसका रास्ता प्रतापगढ़ से कुंडा की ओर जाता है। प्रमोद तिवारी जी से मेरे तब के संबंध हैं जब वासुदेव सिंह जी, पंडित श्रीपद जी मिश्र, स्वर्गीय पूज्य डॉक्टर रामविलास जी वेदांती के आशीर्वाद से हम राजनीतिक जीवन में बहुत ही सक्रियता से आगे बढ़े। उसके पूर्व प्रमोद तिवारी जी से मेरे बहुत ही अच्छे संबंध भी थे, और जब हमारे उनके राजनीतिक विचार एक थे, तो प्रमोद तिवारी जी की मदद में न तो उनके निष्ठा में कोई कमी थी, न उनके समर्थन में कोई कमी थी। उनके लिए भी जो रास्ता जाता है वो प्रतापगढ़ से लालगंज फिर संग्रामगढ़ की ओर जाता है। मेरी सामाजिक सेवा का जो रास्ता है वो प्रतापगढ़ से चिलबेला और चिलबेला से पट्टी की ओर जाता है। इसलिए तीनों को एक मंच पे पट्टी के विकास या प्रतापगढ़ के विकास में न साथ होना, यह बात आपकी सही नहीं है। उन्होंने रामपुर खास का बड़ा विकास किया है, कुंडा का विकास राजा भैया ने किया है, पट्टी का विकास हमने किया है, रानीगंज का विकास प्रोफेसर सेवाकांत ओझा जी और हमारे धीरज ओझा जी ने मिलजुल के किया है, सदर का विकास राजेंद्र मौर्य जी कर रहे हैं, विश्वनाथगंज का विकास स्वर्गीय राजा राम पांडे जी ने, और अपना दल के पास जब से वो सीट गई, अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुए, वो चाहे जहां अब हो, राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति न होने पर कुछ लोग दाएं बाएं होते रहते हैं,
लेकिन जब तक वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में थे, प्रतापगढ़ के सातों विधानसभा का चतुर्दिक विकास हुआ है और अभूतपूर्व विकास हुआ है, मार्केबल विकास हुआ है, जनता की पसंद का विकास हुआ है। लेकिन आपका ये कहना कि तीनों ने विकास की दृष्टि से एक जगह इकट्ठा नहीं हुए, इस बात से हम सहमत नहीं हैं। तीनों नहीं, हम सातों दल से अलग हटकर। नहीं, त्रिमूर्त तो आप 3 लोग ही माने जाते हैं। ये तो प्रतापगढ़ की जनता की कृपा और उनका आशीर्वाद है, माँ बेला देवी की साया है कि अगर त्रिमूर्ति हम माने जाते हैं तो हम तीनों से कोई गलती न हो, और प्रतापगढ़ का विश्वास प्रतिदिन इसी तरह से इस त्रिमूर्ति के प्रति बढ़ता रहे, यह सभी आराध्य देवी देवता से मेरी प्रार्थना है। सर, 2002 में राजा भैया के ऊपर पोटा लगा था, आप उसमें सत्ता में थे, लेकिन उससे हट के आपने उनकी मदद की थी, उनके कई करीबियों को आपने बचाया था, इसके पीछे क्या राज था? मैंने कहा कि हमारा उनका सामाजिक रिश्ता, राजा भैया हमसे छोटे हैं, तो अगर प्रतापगढ़ के किसी भी व्यक्ति पर कोई संकट आता है तो प्रतापगढ़ के अंतिम व्यक्ति का यह कर्तव्य है एकजुट होकर संकट से बचाने में बिना किसी भेदभाव को हम सबको एक रास्ते पर चलकर उस संकट को काटने में मदद करनी चाहिए। उस भाव से अगर हमने किया तो कोई एहसान नहीं किया, हमारा कर्तव्य था, धर्म था और हमें करना चाहिए था। लोग कहते हैं कि पट्टी में राम सिंह पटेल से आपकी हार जातीय समीकरण की वजह से नहीं हुई, बल्कि आपके अहंकार से हुई है, इस पे क्या कहेंगे आप? मैंने जो कहा, जो कहता है, कभी आपके स्टूडियो में मिले तो जरूर तथ्यात्मक प्रश्न उससे कीजिएगा। और हो सकता है कि मैं अपने किसी भी आचरण के प्रति अनभिज्ञ हूँ, अगर मेरा वो मित्र सप्रमाण कोई ऐसी बात आपके सामने रखे, मैं आपका आभारी होऊंगा कि आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि अगर किसी व्यक्ति को इस प्रकार की गलतफहमी है और कोई पुष्ट प्रमाण देता है तो उसमें सुधार करने का प्रयास करूंगा। जहां तक मैं जानता हूं कि मुझे किसी प्रकार का अहंकार नहीं रहता, मैं तो अपनी दृष्टि पट्टी क्षेत्र के देवतुल्य मतदाता की चरणों पर ही रखता हूं, और जिस प्रकार से किसी एक अच्छे निशानेबाज की दृष्टि चिड़िया की आंख पे होता है, उसी तरह से मेरा निशाना भी पट्टी की जनता के हर मतदाता के चरण पर रहता है, और उस चरण से निकलने वाले आशीर्वाद की आवाज में आशीर्वाद सुनने की आकांक्षा रहती है। इसलिए आपके इस विषय से भी हम सहमत नहीं हैं कि पट्टी का जो विश्वास है वो किसी अहंकार से जुड़ा है। क्या त्रुटियां हुई सर 2022 में जो राम सिंह पटेल से चुनाव? कोई त्रुटि नहीं हुई। मेरा काम किसी न किसी दृष्टि से उस विश्वास की सीमा तक नहीं था जो सफलता की उस सीढ़ी पर हमें चढ़ने के लिए हमारा मार्ग प्रशस्त करता। मुझसे गलती हुई, मेरे साथियों से हुई, मेरे कार्यकर्ताओं से हुई, मेरे भाग्य से हुई, इस पर बहुत समीक्षा मैंने की। लेकिन मैंने यही माना कि जो जन सेवक होता है या जो याचक होता है या जो मांगने वाला होता है, वो दाता पर कोई आरोप नहीं लगाता, वो यही मान के आगे बढ़ता है कि हमारे याचना में वो ताकत नहीं थी कि दाता उसे स्वीकार करता। तो राम सिंह जी के भाग्य में था। राम सिंह जी चित्रकूट बांदा के रहने वाले थे, वहां से चलकर हमारे आंगन में उन्होंने सफलता अर्जित की। वही मानता हूं कि जनता का ज्यादा विश्वास उन्हें मिला, वो सफल हुए। हमें उनके सापेक्ष कम विश्वास मिला, हम नहीं सफल हुए। तो इसमें हम आरोप अपने मतदाता पे लगाएं तो मैं समझता हूं कि मैं अपने साथ न्याय नहीं करूंगा और अपने दाता के प्रति जो हमारा विश्वास है उसके साथ भी कहीं धोखा करूंगा। इसलिए हमारे दाता में कोई कमी नहीं थी, कोई न कोई कमी हमारे ही याचना में थी, हमारे मांगने में थी, हमारे प्रयास में थी। हम उनको उस सीमा तक संतुष्ट नहीं कर पाए जो सीमा प्राप्त करने पर हम विधानसभा के सदस्य होते। सर, ठाकुर बात के आप बड़े चेहरे हैं। जहाँ एक तरफ राजा भैया बाहुबल के वजह से जाने जाते हैं, तो वहीं आप बुद्धि बल की वजह से। तो क्या वजह रही कि मगरौरा में अखिलेश सिंह वो भी चुनाव लड़ने वाले थे, उनसे कुछ विवाद हुआ था आपका?
उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके बेटे को अपने कोतवाली में जबरदस्ती बैठवा दिया चुनाव जीतने के लिए। अब वो आरोप हमारी जानकारी में नहीं है। अखिलेश को मैं यही जानता हूँ कि जैसे हमारे सब बच्चे हैं वैसे वो भी बच्चे हैं। उनके बाबा लाल साहब सिंह जी हमारे घर प्रधान थे, उनके बड़े भाई रमेश सिंह जी मेरे बड़े प्रिय हैं, वो भी बच्चे हैं। अब किससे उन्होंने क्या बात किया, मेरे सामने न कोई बात किया, न मैं इसे जानता हूँ, न मेरा कोई उन पर आरोप है। क्योंकि आपकी विधानसभा में बहुत सारे क्षत्रिय नेता थे, क्षत्रिय लोग थे, वो भी आपको वोट नहीं दिए इस बार के चुनाव में, यही रंजिश की वजह से। उसमें बताया जाता है कि अखिलेश सिंह का विशेष रोल रहा है। हो सकता है कि कोई बच्चा क्षत्रियों में हमसे ज्यादा विश्वास उसका था, मैं उस बच्चे को बधाई भी देता हूं और उनके यशस्वी जीवन के लिए उन्हें आशीर्वाद भी देता हूं। मुझे नहीं मालूम है कि किसने किसको वोट दिया, क्योंकि गोपनीय होता है। हम देख अपने वोट के अलावा हम नहीं देख पाए कौन सी बटन किसने दबाई। और मैं जनप्रतिनिधि था, उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री था और वर्षों वर्षों तक मैं संवैधानिक पद पे था। जिस दिन मैं ये बताने लगूंगा कि कौन सी बटन किसने दबाई तो फिर गोपनीयता कहाँ रह गई, जान जाएंगे तो आदमी हारेगा कैसे फिर। तब तो सीमा तक उस बटन को दबा देगा जिस सीमा तक उसकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। सर, अब प्रतापगढ़ की राजनीति के सवाल तो बहुत सारे हो गए, अब कुछ हम ऐसे सवाल करेंगे जिन्हें आपको महज कुछ शब्दों में ही आंसर देना है। राजा भैया के बारे में क्या समझते हैं, दोस्त, दुश्मन या मजबूरी? मैं एक अच्छा दोस्त मानता हूँ। प्रमोद तिवारी, पहाड़ या रेत की दीवार? मैं तो रेत मानता हूँ, न पहाड़ मानता हूँ, एक अच्छा अगुआ मानता हूँ। राम सिंह पटेल, हादसा या हकीकत? मेरे पुत्रवत हैं, उन्हें अपने आशीर्वाद से जोड़ता हूँ। सुशील सिंह, अपना या पराया? वो भी मेरे पुत्रवत हैं, इन्हें खूब आशीर्वाद देता हूँ कि उनका जीवन अच्छा हो। सर, अब पसंद और नापसंद की बात भी कर लेते हैं। सत्ता पसंद है या फिर संगठन? दोनों पसंद है। किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता को सत्ता से बड़ा मोह होता है, तो मैं उस आकर्षण से दूर नहीं हूँ। सफेद कुर्ता पसंद है, कुर्ता पैजामा या फिर सफारी सूट? जो मिल जाए। पट्टी की गलियां या फिर लखनऊ के बंगले? पट्टी की गलियों में मुझे स्वर्ग दिखता है और लखनऊ में हमें सौंदर्य दिखता है। सर, कल्याण सिंह का दौर अच्छा था या फिर योगी आदित्यनाथ का दौर? भारतीय जनता पार्टी का हर दौर हमारे लिए अच्छा है। वकालत की कुर्सी या विधायक की कुर्सी? वकालत की डिग्री तो मेरे पास है, कभी कचहरी गया नहीं। विधायक बना, विधायक था, इसलिए विधायक ही बने रहना हमारी पसंद है। सर, सिनेमा हॉल का शोर या चुनावी सभा का शोर? चुनावी सभा का शोर ही हमारा जीवन है। प्रतापगढ़ की राजनीति का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है सर? समय। आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, आपका काम या आपका खौफ? काम, जनता और बड़ों का आशीर्वाद। 2027 में आपका मुख्य प्रतिद्वंदी कौन होगा, सपा या भाजपा के अपने लोग? मेरा मुख्य समर्थक, मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी। कौन विपक्षी होगा मैं इसे जानता नहीं। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या किया आपने सर? बड़ा कड़ा प्रश्न आपने किया। मनुष्य अपनी गलती को जल्दी स्वीकार नहीं करता। अब पहले आप ये प्रश्न बताए होते तो मैं इसे पढ़ के आता तो आपको बताता कि मैंने मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती क्या है। वो एक नेता अभी तक मेरे दिमाग में कोई ऐसी गलती नहीं है जो किसी को अपमानित करने का हो। बाकी तो मनुष्य हैं, छोटी मोटी बात आती जाती रहती है। क्या मोती सिंह कभी रिटायर होंगे? ये समय बताएगा। सर, 5 बड़ी उपलब्धियां जो आपने अपने मंत्रिमंडल कार्यकाल में किया हो प्रतापगढ़ के लिए? रिकॉर्ड गरीबों को आवास दिया, मनरेगा में अभूतपूर्व कार्य किया, महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से महिला समूहों के लिए मेरा कार्यकाल 5 वर्ष का महिला समूहों के लिए और NRLM के लिए वह एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड था। पट्टी सहित जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गांव से गुजरने वाली सड़कों को हाईवेज की शकल सूरत में बदलने के प्रयास की मेरी सफलता थी और प्रदेश के विकास खंडों की शकल और सूरत बेहतर हो। आप कभी जाएं, मंगरौरा ब्लॉक
पट्टी ब्लॉक, देवसरा ब्लॉक, सदर ब्लॉक या जितने जिले के ब्लॉक हैं उनके भवनों के निर्माण को देखें, आप उसे देखें तो आपको लगेगा कि ग्राम्य विकास विभाग ने काम किया। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग का मैं मंत्री था तो उसमें हमने सड़कों की गुणवत्ता और FDR योजना, कम लागत में बेहतर सड़क, बेहतर गुणवत्ता की सड़क सुनिश्चित हो, वो लोक निर्माण विभाग की आपत्तियों के बावजूद हमने उस चुनौती को स्वीकार किया और माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक में मैंने उस चुनौती के विवरण को रखा और मुख्यमंत्री जी ने जब हमें अनुमति दी तो उस कार्य को पूरा किया और आज पूरे देश के लिए वो उदाहरण बना। ये हमारी उपलब्धि है। इसके अलावा अपने क्षेत्र का विकास, स्टेडियम का निर्माण, CSC का निर्माण, PSC का निर्माण, पुल पुलियों का निर्माण, नहरों में पानी देने की व्यवस्था, बिजली देने की व्यवस्था। और विवेक जी आपके सहयोगी हैं, इनके गांव की बड़ी विचित्र भौगोलिक स्थिति, इनका एक बड़ा सुंदर मंदिर है, वहाँ के बड़े कुलीन हमारे जो ब्राह्मण परिवार हैं वहाँ तक जाने का रास्ता नहीं था, वहाँ पर क्षत्रियों के यहाँ जाने का रास्ता नहीं था और ये जो मांगलिक कार्यों में चूड़ी पहनाने का काम परिवार करता है उनके यहाँ जाने का रास्ता नहीं था, सीनियर स्कूल नहीं था, प्राइमरी स्कूल। एक गांव की बात नहीं, उदाहरण तो हमने पर्वतपुर सुलेमान का इसलिए लिया, विवेक जी हमारे साथ बैठे हैं। उस तरह का काम 3 हमने स्टेडियम बनाए। प्रतापगढ़ के स्टेडियम से सुंदर अगर ढिढोई का स्टेडियम न हो, सरसी खाम का स्टेडियम न हो, आसपुर देवसरा का स्टेडियम न हो, मैं मानूंगा कि मैंने कोई सेवा नहीं की। और पट्टी का ऐतिहासिक विकास सभी बिंदुओं पर हमने किया। आज हमारी सड़कें टूट रही हैं। मैं किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहता, मैं किसी का नाम लेना चाहता। मैं जब 90 में विधान परिषद का सदस्य हुआ तो कांग्रेस से हुआ, 96 में भारतीय जनता पार्टी को हुआ तो विपक्ष का था, 2002 में हुआ, फिर 2007 में हुआ। बीच में कल्याण सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री थे और 2002 में हम मायावती जी के साथ राज्य मंत्री कृषि थे। उसके अलावा हम विपक्ष के विधायक थे। तो विपक्ष के विधायक के रूप में भी अपने कर्म क्षेत्र की हमने सेवा की और जब हम सत्ता में आए तो हमने सेवा की रफ्तार इतनी तेज की कि कार्य की कमी नहीं थी और कार्य की गुणवत्ता को भी हमने बेहतर किया। इसे स्वीकार करने में मुझे कोई कठिनाई नहीं है कि जो लोग हमारे निर्माण के कार्य में लगे रहते थे वो भी उसमें बहुत से लोग पट्टी के रहने वाले थे। उन्होंने अपने धनार्जन की दृष्टि को ऊपर रखा, हमारे सम्मान को, गुणवत्ता सुनिश्चित करने में शायद कम रखा, ऐसा हम महसूस करते हैं। और इसको सुनने के बाद उन्हें तकलीफ भी होगी और कहेंगे कि नहीं हमने तो बहुत अच्छा काम किया। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो घर के मालिक को आगे पीछे दोनों चलकर समन्वय स्थापित करने की दृष्टि से बर्दाश्त भी करना पड़ता है, स्वीकार भी करना पड़ता है, न चाहते हुए भी। तो कभी कभी वो क्षण मेरे जीवन में आते थे जिसे न चाहते हुए भी हम स्वीकार कर लेते थे, जिसका नुकसान भी हुआ और फायदा हुआ कि नहीं हुआ तो मैं नहीं बता सकता। जब आपने परिणाम के बारे में पूछा मुझे लगा कि नुकसान में वही परिणाम था। सर, एक कौन सा बड़ा काम आप कराना चाहेंगे जब अगला मौका मिलेगा जो अभी रह गया है? क्योंकि काम तो आपने बहुत सारे किए हैं, विकास के पट्टी को आपने, मेरी एक इच्छा है कि प्रतापगढ़ में एक शासकीय विश्वविद्यालय की स्थापना हो और वो शासकीय विश्वविद्यालय जो तकनीकी शिक्षा भी दे, जो चिकित्सा की भी शिक्षा दे, बहुउद्देशीय शिक्षा दे, जो पारंपरिक शिक्षा दे, जो प्रतापगढ़ के नौजवान के भाग्य को निखारने की शिक्षा दे। मेरी एक इच्छा प्रारंभ से रही है। अगर जनसेवा का अवसर भारतीय जनता पार्टी ने दिया, मेरे भाग्य ने दिया, तो मैं कोशिश करूंगा कि प्रतापगढ़ को एक शिक्षा के क्षेत्र में एक उपहार प्रस्तुत कर अपने बच्चों के भाग्य को संवारने, निखारने में मैं कामयाब हो सकूं। सर, एक अंतिम सवाल आपसे पूछ लेते हैं। आज की राजनीति और 40 साल पहले की राजनीति में क्या अंतर आया है? क्योंकि आज युवा, जेनजी कहते हैं उनको, डिजिटल युग में ज्यादा आ गया, तो दोनों में क्या डिफरेंस देखते हैं आप? क्योंकि बहुत अनुभव आपको। डिजिटल युग में मैकेनिज्म को ज्यादा महत्व है। मैंने जब प्रारंभ किया था 1983 में, ब्रजेश जी, मैं क्या बताऊं, जब मैं आज सुनता हूं कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर
वर्ण के आधार पर, वर्ग के आधार पर विश्वास और अविश्वास की दीवार खड़ी की जाती है। मैं जब 1983 में विकासखंड मंगरौरा के प्रमुख पद का चुनाव लड़ने गया तो मैं नहीं जान पाया कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, पिछड़ा, दलित का हृदय भी जातियों से बदलता है। मैं क्षत्रिय था, क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय होने पर मुझे गर्व भी है, लेकिन क्षत्रिय हूं, गर्व है तो अपने कर्तव्यों के पालन का गर्व हो, रिश्ते नाते में हम गर्व का अनुभव करें। समाज की सेवा में जिस दिन एक समाज सेवक के बदन से कहीं न कहीं जाति और धर्म की खुशबू आने लगेगी तो मैं मानता हूं कोई इंसान पूर्ण नहीं है। तो ये सब 83 के चुनाव में मुलायम सिंह जी, मैं 90 में फिर 88 में निर्विरोध प्रमुख हुआ और 90 में विधान परिषद का चुनाव लड़ने लगा। उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जनता दल के। उस चुनाव में मैं प्रत्याशी था। मंगरौरा विकासखंड का मैं ब्लॉक प्रमुख था। अभी आपने 2-3 प्रश्नों में कहा नहीं कि बाहुबली और आपका खौफ है, ये है, वो है। तो जितने प्रत्याशी थे वो चुनाव लड़ रहे थे। आदरणीय शिव नारायण मिश्रा जी दुनिया में नहीं, हम लोग 7 ब्लॉक प्रमुख थे, वो काला काकर के, मैं मंगरौरा का। डॉक्टर दिनेश प्रताप सिंह मानधाता के और भारतीय जनसंघ कार्यकाल से वो जनसंघी थे, वो उसमें प्रत्याशी थे। और राजा अजीत प्रताप सिंह के बड़े भाई के पुत्र मुकुंद जी उसमें प्रत्याशी थे। मैं सबका बहुत आदर करता हूँ। तो एक आरोप लगा कि साहब मंगरौरा ब्लॉक के जबरदस्ती ब्लॉक प्रमुख हुए, वहां 126 वोट था। मैंने एक बैठक की जिसमें सभी मतदाताओं को हमने आमंत्रित किया और उसमें सभी प्रत्याशियों, जितने लोग हमारे उस चुनाव में मेरे खिलाफ चुनाव के मैदान में थे, सबको लिखा पढ़ी में आमंत्रित किया और उस मतदाता समूह में के समक्ष सबका संबोधन कराया। मैं उसका संचालक था और अंत में जब हमने अपनी प्रार्थना प्रस्तुत की तो मैंने प्रारंभ इसी से किया कि मेरे खिलाफ ये आरोप लगता है। इसी क्रम में मैं अपने पट्टी की सेवा का भी एक प्रसंग रखूंगा आपके सामने। मैंने रखा अपने मतदाता समूह के सामने कि ये लोग ये आरोप लगाते हैं कि मैं आपका जबरदस्ती और डरवा धमका कि मैं आपका निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख हुआ हूँ 88 में, 83 में आपका मत पड़ा था। तो 126 वोट में, जबकि जब हम प्रमुख हुए थे तो 83 वोट मिला था, 50 वोट से जीते थे। लेकिन निर्विरोध हुआ तो ये माना जाता है कि 100% वोट हमारे हैं। अगर 1 वोट कम हुआ तो मैं सफल होऊंगा तो इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं भी होऊंगा मैं पहला कार्य करूंगा कि अपने प्रमुख पद से इस्तीफा दूंगा। मैं आपको ब्रजेश जी बताऊं, वो दृश्य मेरी स्मृतियों से निकलता नहीं, मेरी आंख में बिल्कुल वो तस्वीर आज भी दिखती है कि कोई बचा नहीं था, किसी जाति धर्म का बुजुर्ग नहीं बचा था जिसने उपस्थित सभी प्रत्याशियों का विरोध न किया। आदरणीय मुलायम सिंह जी के प्रति मेरे बड़े आदर भाव हैं, दुनिया में नहीं, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उनकी बड़ी कृपा थी हमारे उस चुनाव पर और उन्होंने उस चुनाव में, मेरे पिताजी का, मेरे भैया का व्यवसाय था, एक एक दिन में मेरी 100-100, 150-150 बसें थानों में खड़ी कराई जाती थी। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा भी रहती थी। ठीक है, वो सक्षम थे, उनकी कृपा थी। और उन्होंने यहाँ एक जनसभा की मुख्यमंत्री के रूप में, तो बहुत राजनीतिक भाषण तो नहीं किया, लेकिन अंत में अपने सजातियों को का आह्वान किया। 18 यादव मतदाता थे, 18 के 17 नहीं हुए, 126 के 125 नहीं हुए। और जब मतदान शुरू हुआ, उस मतदान को प्रारंभ कराने में आदरणीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया तत्कालीन जिलाधिकारी सुरजीत कौर संधू को, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक श्री वीके गुप्ता को, कि दोनों जाएंगे, बॉक्स को सील कराएंगे, वोट डलवाएंगे, फिर बॉक्स को सील कराएंगे और अपने स्कोर्ट में उसे ले आकर कलेक्ट्रेट में जमा कराएंगे। मतदान प्रारंभ हुआ, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मौजूद थे, मैं प्रत्याशी था, मैं भी वहां मौजूद था। मतदान हुआ, गणना शुरू हुई। गणना ही जिलाधिकारी के
कलेक्ट्रेट कार्यालय में हुई। मैं चुनाव में लीड करने लगा। जिलाधिकारी, तत्कालीन जिलाधिकारी ने उनको, अब तो मैं उनको छोटी बहन मानने लगा हूँ, रिटायर हो गई हैं, लेकिन उनके भी बारे में कहता हूँ। जब मंगरौरा का आखिरी बूथ खुलने को हुआ तो जिलाधिकारी, मैं ब्लॉक प्रमुख था, मेरे छोटे भाई मानिक वही चीफ इलेक्शन एजेंट जो काउंटिंग करा रहे थे। जिलाधिकारी ने मुझसे पूछा कि प्रमुख जी, आप कह रहे थे कि 126 का 126 वोट मिलेगा मंगरौरा। मैंने कहा जिलाधिकारी महोदय, आपकी मौजूदगी में वो बक्सा आया, बक्सा सील हुआ, वोट पड़ा, फिर बक्सा सील हुआ। तो आपने जो वोट डलवाया होगा वही गिना जाएगा, लेकिन अगर 126 का 126 नहीं मिलेगा तो प्रमाण पत्र नहीं लेंगे। क्या बात है। ये कहा मैंने, और जिलाधिकारी जी के चेहरे की मुस्कुराहट ने हमको वो एहसास कराया, उनके मन की मैंने बात कही। मुलायम सिंह जी का पूरा प्रभाव था सुरजीत कौर संधू पर। वीके गुप्ता जी डीजी होके रिटायर हुए। मैं आज भी इस खुले मन से भी, आपके इस स्टूडियो के माध्यम से भी, मैं वीके गुप्ता ऐसे कर्तव्यनिष्ठ, सत्यनिष्ठ पुलिस अधीक्षक के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। अगर वो मौजूद न रहे होते गणना में तो मेरे जीतने के बाद भी सुरजीत कौर संधू मुलायम सिंह जी की आज्ञा पर मुझे प्रमाण पत्र न देती। मैं विजयी हुआ, निर्वाचित हुआ, और 126 का 126 मत मुझे मंगरौरा के उस बक्से से मिला। वो विश्वास मेरे हृदय में मंगरौरा की धरती के प्रति है, जो मेरी राजनीतिक जननी है, मेरी राजनीतिक माँ है। उस मंगरौरा ने मुझे सब कुछ दिया, और इस पट्टी ने मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण की। एक बार मैं पूरे राजनीतिक यात्रा में एक बार नहीं सफल हुआ। मैंने कहा कि मैं अपने उस देवतुल्य मतदाता के प्रति मेरी कोई शिकायत नहीं है। उसमें कहीं न कहीं अपने व्यक्तित्व की, अपने आचरण की, अपने प्रयास की और अपने भाग्य की कमी मैं मानता हूँ। जब भी प्रतापगढ़ का आवाम मुझे स्वीकार करेगा, मुझे इस लायक रखेगा कि मैं उनकी सेवा में उनके काम आ सकूं, मैं पूरी निष्ठा से उनकी सेवा करूंगा। और आप लोगों के बीच जब भी मिलने का अवसर मिलेगा, आप सबके प्रति भी अपने विश्वास को मैं व्यक्त करूंगा। उसमें कहीं कोई किसी के प्रति, किसी राजनेता के प्रति मेरा न कोई द्वेष है, न किसी की पर कोई टिप्पणी है, न किसी की कार्यशैली पर कोई हम दाग देखते हैं। सबका जीवन खुशी से भरा हो, मुझ पर भी सबकी कृपा रहे कि हम भी जनता के सेवक के रूप में आपके बीच बने रहें। वो भी जनता तय करती है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। यही मेरे मन में रहता है। और इतनी देर की जो चीज बातचीत हुई, उसमें जो आपने प्रश्न उपस्थित किया, हो सकता है कि मेरे अपना पक्ष प्रस्तुत करने में कहीं कोई त्रुटि हुई हो। आप सब एक परीक्षक के रूप में है, आयु में तो कम हो सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर होता है, तो उसमें जितना भी आपके पर्चे का जवाब दिया होगा, नंबर देने में कोई गैर इंसाफी मत कीजिएगा, उसमें इंसाफ कीजिएगा। जो नंबर आप देंगे उससे हमारी श्रेणी तय होगी, वो श्रेणी हमें मिलेगी, वही मार्कशीट होगी, उसी को लेकर जनता के बीच बने रहेंगे। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आदरणीय राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह जी, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी के साथ सभी प्रश्नों का उत्तर दिए, जिसमें कुछ कटु प्रश्न भी शामिल थे, उसका भी इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया है। ये हमारे ही लिए नहीं, बल्कि युवा राजनीति में जो लोग उतरना चाहते हैं उनके लिए भी एक प्रेरणा के स्वरूप में रहेगा। देखना यह होगा कि 2027 में जो चुनाव होने वाला है, उसमें पट्टी में मोती की चमक कायम रहेगी या समय के साथ वह धुंधली हो जाएगी। तब तक लिए नमस्कार। ग्लोबल भारत, समझ खबर की।